आई वांट एवरीवन टू बी ऑन म्यूट। अगर कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज सब लोग अपने आप को म्यूट पे डालेंगे। ठीक है, एवरीवन शुड बी ऑन म्यूट unless and until you have a doubt, put yourself on unmute and then ask the question. I don't want any yeses and nos. It just disturbs me. So, what is heredity? The transfer of characters or traits from the parents to their offsprings is called heredity. Transfer of characters or traits from the parents to their springs is to their offsprings is called heredity. Simple enough. इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं कि जो भी कैरेक्टर्स या ट्रेड्स जो पेरेंट्स के हैं वही उनके बच्चों के होंगे। ये हेरिडिटी के प्रिंसिपल से होता है। अगर फॉर एग्जांपल लैब्राडोर है तो उसका बच्चा जो होगा वो लैब्राडोर ही होगा अगर क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई हो तो। रोज फ्लावर के प्लांट में रोज फ्लावर ही आएगा। ये सारी की सारी चीजें क्यों होती हैं? ये हेरिडिटी की वजह से होती है। बट ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाते थे कि पेरेंट्स के बच्चे तो एग्जैक्टली सेम होता था, ऑब्वियसली नहीं होता। आप और आपके पेरेंट्स में थोड़ा सा फर्क होगा ही होगा। ये क्यों होता है? ये होता है वेरिएशन। The difference between the characters or traits of the individuals of the same species are called variations. क्या कहते हैं इनको? Variations कहते हैं। तो जो भी डिफरेंस कैरेक्टर्स के या जो और ट्रेड्स के जो होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, मतलब जो आपके पेरेंट्स के बीच में फर्क है, वो फर्क को हम कहते हैं वेरिएशंस। नाउ वेरिएशन क्यों होते हैं? एक तो है कि स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए वेरिएशन बहुत जरूरी है, बट कुछ स्पीशीज में बहुत ज्यादा वेरिएशन होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है और फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वेरिएशन और हेरिडिटी ये रिप्रोडक्शन के तरीके पे भी डिपेंड करता है। जो ऑर्गेनिजम्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे वेरिएशन बहुत कम है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से उनका जो सोर्स डीएनए है, जो पेरेंट डीएनए है, वो एक ही होता है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके इसमें दो अलग अलग सोर्सेस से डीएनए आता है, और ये जब डीएनए कॉपी होता है ये दोनों के दोनों सोर्सेस से कुछ डीएनए को मैच करके और कुछ अपने तरफ से ऐड किया जाता है। तो ऑब्वियसली जो सोर्स डीएनए यानी जो पेरेंट डीएनए है उससे जो चाइल्ड डीएनए है उसमें काफी फर्क हो जाता है। अगेन ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के, उनके केस में वेरिएशन जो है वो कम होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं उनके केस में वेरिएशन जो है वो ज्यादा होता है। तो ये वेरिएशंस जो हैं ये रिप्रोडक्शन के दौरान एक्यूमुलेट होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर क्या रूल्स हैं और कौन साइंटिस्ट था जिसने ये सारे रूल्स को स्टडी करके पहले हमको समझाया? तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स से बनता है। अब ये सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अपने लास्ट ईयर भी स्टडी किया होगा, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली बटरफ्लाई शेप के ये होते हैं जिसके अंदर जेनेटिक
इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर जेनेटिक नॉलेज स्टोर्ड होता है। जो भी फादर या मदर है वो इक्वल जेनेटिक मटेरियल देता है और उससे एक नया जेनेटिक मटेरियल क्रिएट होता है जो कि चाइल्ड जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ग्रेगर होहान मेंडल ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने गार्डन में जो पी, मटर के दाने होते हैं ना, पी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने जो भी रूल्स होते हैं इनहेरिटेंस के कि कैसे इनहेरिटेंस डिसाइड किया जाएगा, इसके ऊपर रूल्स के ऊपर पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये सारे रूल्स हमको बताए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका डीएनए होता है। डीएनए का डायग्राम ऐसा दिखाया जाता है। ये जो डीएनए होता है ये बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर छोटे से बेसिकली देखो, सेल आपका सबसे छोटा पार्ट है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम में क्रोमाटिड होता है, क्रोमाटिड में टेलोमियर होता है, टेलोमियर के अंदर बहुत सारे डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टोर किया जाता है। यानी कि इतना छोटा वो स्टोरेज है, बट उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखोगे, आप कैसे बात करोगे, आपके बाल कैसे होंगे, आपकी हाइट कितनी होगी, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसी डीएनए के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि इतना छोटा है कि आपको आपकी आंखों से दिख भी नहीं सकता। अब ये एक्सपेरिमेंट जो जोहान ने किया था, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एक्सपेरिमेंट से ही आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे उन्हें पता चला कि फर्स्ट पेरेंट का जो ट्रेट्स था वो चाइल्ड के ट्रेट्स में कैसे दिखा, फर्स्ट जनरेशन में कैसा दिखा, सेकेंड सॉरी आई थिंक कट गया था, वापस शेयर करता हूँ इसे। तो जो भी ये ट्रेट्स हैं ये बेसिकली पेरेंट की जनरेशन से चाइल्ड की जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में किस तरह से आते हैं वो डिसाइड किया। तो मेंडल ने क्या किया, उसने दो पेयर चूज किया, एक था लंबा टॉल पी प्लांट और एक था छोटा शॉर्ट टी प्लांट। उसने दो लंबे चूज किए, जब दोनों टॉल थे, दो छोटे यानी दोनों शॉर्ट थे, उसको क्रॉस पॉलिनेट किया। जब भी फर्स्ट जनरेशन हुआ तो उसको सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो टॉल पैदा हुए, और जब सेकेंड जनरेशन यानी जब वापस से उन पी प्लांट्स का उसने पॉलिनेशन किया तो उसको फिर 3:1 के रेशियो में टॉल और ड्वार्फ मिला, यानी 3 टॉल 1 ड्वार्फ। वापस बोल रहा हूँ, टॉल था ड्वार्फ था, दोनों का पॉलिनेशन हुआ, सबके सब टॉल मिले। ओके, अब जब इनका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो अब इसमें 3 टॉल और 1 ड्वार्फ मिला। तो ये जो रेशियो था वो प्योर टॉल 1, हाइब्रिड टॉल 2 और प्योर ड्वार्फ 1 था। हाइब्रिड टॉल क्या होता है? हाइब्रिड टॉल ये होता है कि उसके अंदर ड्वार्फ पेरेंट का भी थोड़ा सा ट्रेट है। प्योर टॉल मतलब उसके अंदर सिर्फ डोमिनेंट यानी कि सिर्फ टॉल पेरेंट का ही पूरा ट्रेट है। हाइब्रिड टॉल मतलब उसके अंदर डोमिनेंट पेरेंट का भी थोड़ा सा ट्रेट है, और प्योर ड्वार्फ मतलब उसके अंदर पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट का ट्रेट है। ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? तो डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो कि ज्यादा मजबूत है, जो कि ज्यादा स्ट्रांगली अपने आप को एम्फसाइज कर रहा है जेनेटिक मटेरियल में। रिसेसिव ट्रेट क्या है? जो कि उतना मजबूत नहीं है। तो जब एक प्योर टॉल और एक प्योर शॉर्ट क्रॉस पॉलिनेट हुए तो टॉल सारे टॉल हुए फर्स्ट जनरेशन में, और सेकंड जनरेशन में 3:1 के रेशियो में हुए। ये 3:1 के रेशियो में भी जो 3 टॉल थे उसमें सिर्फ एक ही प्योर टॉल था, 2 जो थे वो हाइब्रिड टॉल हुए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शॉर्ट पी प्लांट, टॉल पी प्लांट, उसके बाद सारे के सारे ऑल टॉल पी प्लांट्स, और उसके बाद ऑल टॉल पी प्लांट्स के बाद 3 जो हैं वो टॉल और 1 ड्वार्फ टी प्लांट दिखाया जा रहा है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के हिसाब से भी आप देख रहे हो, जो डोमिनेंट है वो फर्स्ट जनरेशन में दिखा रहा है, और सेकेंड जनरेशन में 3 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव दिखाएगा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है गाइस कि
ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे वापस से ये डायग्राम है। तो जो ड्वार्फ है और जो टॉल है, ये टॉल जो है ये डोमिनेंट है। पहले वाले जनरेशन में पूरा का पूरा जो F1 में जो है वो पूरा का पूरा डोमिनेंट जो जीन है वही अपने आप को सुपर इम्पोज कर देगा। और सेकेंड जनरेशन में 3 जो है वो डोमिनेंट होंगे, एक जो है वो रिसेसिव होगा, और ये 3 डोमिनेंट में भी 2 जो है वो हाइब्रिड होंगे, यानी कि उसके अंदर भी मिक्स होगा। अब कमिंग टू 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, तो अभी तक तो उसने सिर्फ टॉल और शॉर्ट वही कैरेक्टर लिया था। अब उसने 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर, शेप भी और कलर भी, ठीक है। यानी अब उसने क्या किया, उसने 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स कंसीडर किए, एक था शेप और दूसरा था कलर। अब उसने सबसे पहले क्या किया, एक ऐसा लिया जो राउंड येलो सीड्स थे, एक ऐसा लिया जो रिंकल येलो सीड्स थे। अब इसने जब इसमें क्रॉस पॉलिनेट किया तो फिर उसे ऐसा हुआ कि फर्स्ट जनरेशन में 9 राउंड येलो थे, तो फर्स्ट जनरेशन में उसको सारे के सारे राउंड येलो मिले। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन था उसमें 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल येलो और 1 रिंकल ग्रीन मिला, 9:3:3:1 के रेशियो में। तो अगेन इसमें लॉजिक आपको देखो समझो, यहाँ पे आपका जो डायग्राम है वो उसी लॉजिक से, जो डोमिनेंट ट्रेट है उसमें दोनों डोमिनेंट है तो वो पूरा डोमिनेंट है, जो बाकी सब हाइब्रिड है, और फिर जो रिसेसिव है वो रिसेसिव है, ठीक है। तो ये डायग्राम ध्यान से देखेंगे हम, हमको समझ में आएगा। जो बड़ा कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है, छोटा आर रिसेसिव है, कैपिटल वाई डोमिनेंट है और छोटा वाई रिसेसिव है, ओके। एक है शेप के लिए और एक है कलर के लिए। तो अगर दोनों मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों जो हैं वो डोमिनेंट है तो चाइल्ड गैमेट भी डोमिनेंट है, ठीक है। अब अगर फीमेल गैमेट का एक चीज डोमिनेंट एक चीज रिसेसिव है और मेल का दोनों डोमिनेंट है तो फिर ये हाइब्रिड है। फीमेल का भी एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, और मेल का दोनों डोमिनेंट है तो भी हाइब्रिड है। फीमेल का दोनों रिसेसिव है और मेल का दोनों डोमिनेंट है तो भी हाइब्रिड है। देख रहे हो आप लोग, ऊपर के चारों जो हैं वो डोमिनेंट ही दिखा रहे हैं। सेकेंड केस में मेल का एक पार्ट जो है वो डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। उसमें अगर फीमेल के दोनों डोमिनेंट हैं तो जो चाइल्ड है वो डोमिनेंट की तरफ दिखाएगा, यानी राउंड और येलो दोनों था वो। एक में अगर वो फीमेल का भी एक डोमिनेंट है और मेल का भी एक डोमिनेंट है तो चाइल्ड जो है वो रिसेसिव होगा। फीमेल का अगर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है और इसका भी ऐसे तो वो डोमिनेंट होगा। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन किसके हिसाब से है, राउंड और येलो, रिंकल्ड और येलो, राउंड और ग्रीन और येलो। ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये 2 अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहा है जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स में। तो ये जो फिनोटाइप्स या जीनोटाइप्स होंगे इसमें डिपेंडिंग ऑन द डोमिनेंट रेशियो और डिपेंडिंग ऑन द recessive allele, it will show what kind of offspring will come in the first generation and what time will come in the second generation. कभी कभार क्या होगा आपका कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो फर्स्ट जनरेशन में तो सब दिखेगा, बट सेकेंड जनरेशन आते आते रिसेसिव ट्रेट्स वापस से दिखना चालू हो जाएंगे, थर्ड जनरेशन में फिर दिखेंगे, फिर फोर्थ जनरेशन में डोमिनेंट। तो डिपेंडिंग ऑन द recessive, depending on the number of generations that happen, the recessive trait will keep on showing up. तो ये क्या रेशियो है, ये 9:3:3:1 के रेशियो में दिख रहा है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? ओके now coming to sex determination in human beings. Human beings have 23 pairs of chromosomes in the nucleus of the cell. Out of this, 2 chromosomes are sex chromosomes, X and Y. The female has 2 X chromosomes and male has 1 X and 1 Y chromosome. The sperms and eggs have one set of sex chromosomes. Some sperms have X and some have Y. All eggs have X chromosome. If a sperm having X chromosome fuses with an egg having X, in the child will be a girl. If a sperm having Y chromosome fuses with an egg having X chromosome, the child will be a boy. तो न्यूक्लियस ऑफ सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है, एक्स और वाई।
फीमेल जो होती हैं उनके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि सारे के सारे जो एक्स हैं, जो ओव्यूलेशन के बाद जो एक्स रिलीज होते हैं, वो सारे के सारे एक्स में एक्स क्रोमोसोम ही होता है। बट जो स्पर्म्स होते हैं उसमें या तो किसी में एक्स होता है या किसी में वाई होता है। तो जब स्पर्म फ्यूज होता है एग के साथ, तो अगर वो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है तो होने वाला ऑफस्प्रिंग जो है वो गर्ल चाइल्ड का होगा, और अगर वो वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है तो होने वाला ऑफस्प्रिंग जो है वो बॉय चाइल्ड होगा। यानी एक्स और एक्स क्रोमोसोम से गर्ल चाइल्ड और एक्स और वाई क्रोमोसोम से बॉय चाइल्ड ये होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज कर रहा है। अब कमिंग टू द पॉइंट, आर वेरिएशंस बेनिफिशियल? लेट्स सी। तो इवोल्यूशन क्या कहता है? इवोल्यूशन कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा जो फिट रहेगा। बट वो फिट कैसे होगा? वो इवॉल्व होके फिट होगा। इवॉल्व होना मतलब क्या होता है? इवॉल्व होना मतलब अडेप्ट होना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कुछ बीटल्स जो हैं वो ग्रीन बुशेस में रहती हैं, तो ऑब्वियसली बीटल्स रेड कलर के हैं और ग्रीन बुशेस में आराम से क्रोस को दिखते हैं, तो क्रोस उनको खा जाते हैं। अब रिप्रोडक्शन की वजह से, वेरिएशन की वजह से बीटल्स जो है वो रेड की जगह ग्रीन होने लगे, क्योंकि वो इवॉल्व हुए। तो अब वो ग्रीन बीटल्स नहीं दिखते और सबके सब नहीं खा पाते, और धीरे धीरे ग्रीन बीटल्स जो है वही होते हैं, रेड बीटल्स खत्म हो जाते हैं, रेड बीटल्स को क्रोस खा जाते हैं। तो ये जो है ये वेरिएशन से ऑर्गेनिज्म बच गया। बट अगर ये वेरिएशन ग्रीन की जगह ब्लू पे होता तो दोनों खा जाते, तो इससे वो नहीं बचता। और जो वेरिएशन से ट्रेड आता है वो जरूरी नहीं है कि वो आगे वाले जनरेशन को भी उसी तरह जाए, क्योंकि जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ एक वेरिएशन है। जैसे भी अगर आपके फादर जो हैं वो 6 फीट के हैं और आप जो हो वो 5 फीट 6 इंचेस के ही हो, तो ये एक वेरिएशन ऑफ ट्रेड है। शायद आपका जो चाइल्ड होगा वो भी आपके फादर की तरह 6 फीट का होगा। कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 जनरेशन स्किप हो जाता है लिनेज में, क्योंकि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं पास होता या उसमें वेरिएशन आ जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जेनेटिक कंपोजिशन में फर्क आ गया है। अब नया स्पीशीज कैसे बनता है? जो भी वेरिएशंस अगर एक साथ बहुत सारे इकट्ठा हो जाएं, तो अगर सेम जेनेटिक डिस्टेंस में बहुत ज्यादा फिजिकल डिस्टेंस हो, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, तो नेचुरल सिलेक्शन ऑब्वियसली जो अडेप्ट कर रहा है वही जीता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कंसिडर करते हैं हम, सॉरी, इन स्पीसीएशन, यानी कि जो नया स्पीशीज फॉर्म होता है एक्सिस्टिंग। सॉरी गाइस, ज्योति मैम बिना मतलब के परेशान कर दी। तो accumulation of variations, the difference between the individuals of the same species is called variation. The accumulation of variations over several generations produce new species. तो ये सारे के सारे चीजें जो है ये accumulation of variations होते हैं। तो मतलब जो भी बार बार जो चेंज आ रहा है वो जब बहुत सारे जनरेशन का accumulate हो गया तो एक पूरे तरह से नया स्पीशीज पैदा कर सकता है। अगर कोई पॉपुलेशन फिजिकल बैरियर से अलग हो जाती है तो जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है वो अलग रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आज से कई हजार साल पहले पूरा का पूरा जो अर्थ का कॉन्टिनेंटल मास था वो एक साथ था, तो उस टाइम पे जो स्पीशीज यहाँ से वहां ट्रेवल करते तो आसानी से ट्रेवल किए होंगे। बट ऑब्वियसली धीरे धीरे ब्रेकअप हुआ और लैंड मास जो है वो अलग हो गया, तो उसके वजह से जो स्पीशीज में डिस्टेंस हुआ, वो डिस्टेंस के वजह से आइसोलेशन हुआ उन स्पीशीज का, और अब वो वेरिएशन जो है वो अलग होगा जो कि बाकी पॉपुलेशन से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉकेशियंस जो यूरोपियंस थे वो टेक्निकली हमेशा से गोरे होते थे, बट अब जाके पॉपुलेशन जो है दुनिया भर से माइग्रेट होकर यूरोप जा रहा है, तो क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है,
अब जीन पूल जो है वो चेंज हो रहा है, तो अब जो कॉकेशियंस हैं वो उतने फेयर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इसमें नॉन कॉकेशियन जीन जो है वो ऐड हो गया है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन तो बहुत सिंपल है, जो भी सर्वाइव वही करेगा जो फिटेस्ट है, जो अगर एनवायरनमेंट में अडेप्ट अपने आप को नहीं कर पाता, जो ऑर्गेनिज्म एडजस्ट नहीं कर पाता टू चेंजेस, वो कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। और माइग्रेशन की वजह से जो स्पीशिएशन होता है, अगर कोई स्पीशीज किसी जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करता है और वहां पे एनवायरनमेंट में चेंज है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो वेरिएशन पैदा करते जाएंगे, जिसके वजह से नया स्पीशीज जन्म लेगा। इवोल्यूशन मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, द ग्रेजुअल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिविंग राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू चेंजेस इन देयर जेनेटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिसके वजह से नए ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। नाउ कमिंग टू इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स बहुत ही सिंपल है, आप आपके पेरेंट्स जैसे दिखते हो, आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, उनके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, आप लोग एक फैमिली के हो, ये समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि देयर इज सम काइंड ऑफ रिसेम्बलेंस। इसको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बहुत से बच्चों के फेस कटिंग्स उनके पेरेंट्स जैसे होते हैं, उनके बाल का स्टाइल उनके पेरेंट्स जैसा होता है, उनकी हाइट उनके पेरेंट्स जैसी होती है, उनकी आंखों का कलर होता है। ये सारी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इनहेरिट किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें एक्वायर होती हैं जो कि इनहेरिट नहीं होती। सब कुछ जो है वो जरूरी नहीं है कि आपने जेनेटिकली ही सीखा है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती है जो आपके लाइफ टाइम में आपके पास ऐड हुई। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर चाइल्ड है जो अपने पेरेंट्स के साथ बचपन में ही अलग हो गया और उसको किसी और फैमिली ने ये किया है, तो वो काफी कुछ उस फैमिली से लर्न करेगा जो कि अब उसके एक्वायर्ड नॉलेज में से आएगा, और ना कि वो उसके ट्रेड्स में ऐड होगा। मतलब अब उसको जो उसका जो चाइल्ड होगा उसमें वो ट्रेड्स नहीं जाएंगे, क्योंकि जो वो इनहेरिट करता है वही वो डिहेरिट भी करता है, यानी जो उसे मिलता है वही वो अपने आने वाले जनरेशन को भी देगा। Whatever traits that are acquired by an organism in its lifetime cannot be passed from one generation to the next. So बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वही ट्रेड पास ऑन होगा जो कि इनहेरिट होगा, जो एक्वायर्ड है वो पास नहीं होगा। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं इवोल्यूशन का क्या सबूत है। इवोल्यूशन के बहुत सारे सबूत हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिनका रिक्वायरमेंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, यानी होमोलोगस या एनालोगस ऑर्गन्स, जो भी फॉसिल्स है दुनिया में, ये सब जो है ये इवोल्यूशन का ही एविडेंस है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज से 200 साल पहले जो आदमी थे, उनके हाथ हमसे बड़े होते थे, उनके पैर हमसे बड़े होते थे, वो हाइट में हमसे थोड़े बड़े होते थे, उनका सर इतना बड़ा नहीं होता था, बट उनके शोल्डर और छाती बड़ी होती थी। क्यों? क्योंकि तब के इंसान हंटिंग करना, लड़ाई करना, पेड़ पे चढ़ना, ये सब चीजें ज्यादा करते थे। अब धीरे धीरे जो लोग हैं उनके हाथ छोटे होते जा रहे हैं, पैर छोटे होते जा रहे हैं, सर बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम दिमाग ज्यादा यूज करते हैं, हमको ब्रेन के लिए ज्यादा जगह चाहिए, हमारा बॉडी कंटिन्यूअसली फाइटिंग या फ्लीइंग मोड में नहीं रहता। तो ऑब्वियसली ह्यूमन फिटनेस इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ फिटनेस दैट इज रिक्वायर्ड। इसके वजह से धीरे धीरे इवोल्यूशन की वजह से हम अलग दिखते जा रहे हैं। जैसे कई साल पहले नॉर्मल एवरेज हाइट जो थी इवन इंडियंस की, वो 6.5 फीट के आसपास थी, आज से 50 से 60 साल पहले, या समझो 100 से 150 साल पहले। बट आज जो है वो 5 फीट 6 इंचेस रह गई है एवरेज हाइट, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 फीट का फर्क हो गया है 150 से 200 साल के बीच में। और ये कंटिन्यूसली जाते ही जा रहा है। आगे आने वाली जनरेशन जो वो और हाइट में कम है, क्योंकि हाइट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर एनी मोर इन इवोल्यूशन। तो ये सारी चीजें जो है वो चेंजेस होते हैं, वो इवोल्यूशन की तरफ जताते हैं। जिराफ के गर्दन लंबी क्यों है, राइनोसेरस का आर्मर मजबूत क्यों है, क्रोकोडाइल ने इतना इवॉल्व अपने आप को कैसे किया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इवोल्यूशन के सबूत ही हैं। नाउ कमिंग टू होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स यानी कि वो ऑर्गन्स जो कि दिखने में सिमिलर हैं बट उनका फंक्शन अलग है। यानी एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल हो गए, बर्ड हो गए, मैमल्स हो गए, इन सबके बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, बट उसका काम जो है वो बहुत ही अलग है। जैसे कि बर्ड्स जो हैं उनके जो फोर लिम्स हैं वो विंग्स जैसे हैं, मैमल्स के जो हैं वो चलने, पकड़ने, तैरने के लिए, ये सारे के सारे अलग अलग इनके यूजेस हैं, और ये डिपेंड करता है कि इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये एक
बर्ड का ये लग रहा है, हाँ ये किसी बर्ड का विंग लग रहा है, ये भी किसी बर्ड का विंग है, ये ह्यूमन बींग्स का है। और वैसे ही बैट का या फिर लिजर्ड का या वेल का, तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये टेक्निकली अंदर से सेम है, इनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो सेम है, बट इनके यूजेस जो है वो डिफरेंट है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है ह्यूमोलोगस नेचर ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के थ्रू ही डेवलप हुए। तो जब पहले फिशेस थी, तो फिशेस से रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल से एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस से फिर धीरे धीरे मैमल्स आए, मैमल्स से एप्स आए, एप्स से ह्यूमन बींग्स आए। आप लोगों ने हम ऑब्वियसली एप्स देखा होगा या फोटो में देखा होगा, किसी में देखा होगा। तो एप का एक जो हाथ होता है, जैसे ओरंगुटैन का हाथ होता है और ह्यूमन बीइंग का हाथ होता है, वो 90% ऑलमोस्ट सेम ही है। ये उसमें जो बेसिक फंक्शन है वो सेम ही है। इनफैक्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक श्रू का हाथ या एक सील का हाथ या एक डॉल्फिन का और ह्यूमन बीइंग का, या फिर एक डॉग का और ह्यूमन बीइंग में ज्यादा टेक्निकल फर्क नहीं है, क्योंकि जो एवोल्यूशन हुआ है वो ओरिजिनली सेम हुआ है। तो ये एक कनेक्शन दिखाता है इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए। एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट और बर्ड का ये अलग होगा बट उसका काम सेम है। तो ये क्यों हुआ, ये मतलब इन लोगों का इवोल्यूशन अलग होने की वजह से हुआ। जैसे अगर आप देखोगे माउस का 4 लिम्ब और बैट के 4 लिम्ब में ज्यादा फर्क नहीं, जबकि माउस और बैट जो है वो रिलेटेड है, लेकिन बैट के 4 लिम्ब से बैट का विंग बनता है, और बटरफ्लाई जो है उसका बटरफ्लाई के 4 विंग से बनता है, बर्ड का बर्ड के 4 विंग से बनता है। तो ये इसका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है और डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज उसके ऑर्गन्स में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है बट फंक्शनली वो सेम है। इसको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। नाउ कमिंग टू फॉसिल्स। फॉसिल्स आप सबने म्यूजियम्स में देखे होंगे या फोटोज देखे होंगे। कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ता है कि कोई चीज कितनी पुरानी है। डायनासोर्स हैं हमें इसी वजह से मालूम पड़ा है। इनफैक्ट ये वाला जो डायनासोर का फोटो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये राजासोरस डायनासोर का है। राजासोरस डायनासोर इंडिया में पाया गया है, मतलब इंडिया में इसका फॉसिल पाया गया है। ये अप्रोक्सीमेटली 60 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया के डेक्कन प्लेन्स पे राज किया करते थे, इसलिए इनका नाम राजासोरस रखा गया है। ये अभी थोड़े साल पहले ही इनफैक्ट इनका ये हुआ, शोध हुआ, और उससे पहले टायरानोसोरस और ये बाकी के सारे जो डायनासोर्स का प्रूफ जो है वो हमको फॉसिल्स के वजह से ही मिला। और भी ऐसे बहुत से एनिमल्स है, जैसे कि मैमथ हो गया या फिर साइबेरियन टाइगर हो गया, टैस्मेनियन हो गया, ये सबके प्रूफ हमको फॉसिल फ्यूल के वजह से ही मिलते हैं। नाउ कमिंग टू इवोल्यूशन ऑफ बाय स्टेजेस। तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस का मतलब है कि अब आप तुमको एक सिंपल सा चीज पूछता हूं, अगर अपन ह्यूमन और बॉडी को भी ले तो इतने सारे फंक्शंस एक साथ होते हैं, सोचा जाए तो कितना डिफिकल्ट होगा ये पूरा सिस्टम को क्रिएट करना। छोटी छोटी चीज तक अपने बॉडी में जो है उसका कोई फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे अभी हमारी उंगलियां हैं, हमारी उंगलियां जो हैं वो सेंसरी हैं, हम कोई भी चीज को हाथ लगा के फील करके समझ सकते हैं कि वो क्या है। हमारी आंखें दूर तक देख सकती हैं, बहुत ही वाइड एरिया को देख सकती हैं। कोई अगर हमारे पीछे से चल के भी जाएगा तो भी हमारे कान या हमारी बॉडी उसको सेंस कर लेती है बिना उसको देखे। कई बार को देखो कोई पीछे से अपने को कोई पीछे से अपने आ रहा है तो हमने पीछे देखा नहीं बट फिर भी हम सेंस कर लेते हैं कि कोई पीछे से आ रहा है। सूंघने की शक्ति, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, या फिर आपका जो ब्लड पंपिंग होता है, ये सारे के सारे फंक्शंस जो है बहुत ही टेक्निकल हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड पंप होना, अगर रात को नींद में आप बेड पे सोए और आपका हाथ जो है वो बेड के साइड में गिर गया और रात भर नीचे ही रहा, तो सुबह जब आप उठते हो तो आपको यहाँ पे नमनेस फील होती होगी, है ना? क्यों होती है? क्योंकि जो ब्लड है वो सारा का सारा इधर ही आके रुक गया, वापस पंप नहीं हो पा रहा है, तो बहुत देर आपको लगता है आपके हाथ में मूवमेंट लाने के लिए, और काफी झंझनाहट और काफी दर्द होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका हार्ट जो है वो ब्लड पंप करना वापस से शुरू कर देता है उस एरियाज में, जिसको कहते हैं एक्सट्रीमिटीज। जैसे अगर आपकी उंगली के कोने में भी अगर पिन टच हो तो जैसे ही टच होगा वैसे ही दर्द आपको सेंस होगा। ये क्यों होता है? ताकि आप अपने आप को बचा सको। बहुत से बार हम लोग सोचते हैं कि दर्द क्यों हमें हर चीज का होता है, हमें दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन हमको एक्टिवेट करता है कि भाई वहां पे कुछ हो रहा है। अगर हमें दर्द का फीलिंग हो ही नहीं तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा, हमारा कोई भी ऑर्गन कभी किसी नुकसान में भी आ जाएगा। तो दर्द जो है, पेन इज अ
mechanism to save ourselves from any particular damage to the body. अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपना ब्रेन जो है काफी सेंसिटिव है, इसके लिए उसको मजबूत क्रेनियम में रखा गया है. अपने बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस बोन जो है वो हमारे स्कल में ही है, जो वन पीस में इतना बड़ा बोन है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअसली सेफ रहता है. हमारा स्पाइनल नोटोकॉर्ड जो है वो पतला सा नर्व है, जिसको हम लोग स्पाइनल नर्व कहते हैं. हमारे स्पाइनल नर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा स्पाइनल स्ट्रक्चर है बेसिकली बोन्स का, जो कि एक के ऊपर एक अलग अलग पीस में रखा गया है, वन पीस में नहीं. आपने स्पाइनल कॉर्ड देखा होगा तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वैसा डिजाइन में होता है, बराबर. वो एक्चुअली वन बोन नहीं है, वो एक बोन, दूसरा बोन, तीसरा बोन, चौथा बोन, पांचवा, ऐसे छोटे छोटे बोन्स का पूरा एक स्ट्रक्चर है. वो ऐसा क्यों है? ताकि हम मूव कर सके, आगे पीछे हो सके, झुक सके. अगर बोन वन पीस में होता तो हम ऐसे झुकते, लेकिन हम ऐसे नहीं भी झुकना चाहे तो भी हम झुक सकते हैं. ये इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर बोन को सपोर्ट करता है. तो इवोल्यूशन ऑफ आईज, आईज जो है वो पहले जो प्लेनेरिया था उसका काम खाली था लाइट को डिटेक्ट करना, बट बाद में धीरे 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 वो इतना अच्छे तरह से इवॉल्व हुआ कि अब हम उसके थ्रू देख सकते हैं. यानी प्लेनेरिया जो ऑर्गेनिज्म है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं इसको, लाइट डिटेक्ट करने के लिए था, बट अब हम बहुत सारी चीजें उसके थ्रू देख सकते हैं. फेदर्स जो हैं वो डायनासोर्स ने पहले इवॉल्व किए थे सिर्फ ठंडी से बचने के लिए, और बाद में बर्ड्स ने यूज किया फ्लाई करने के लिए. वाइल्ड कैबेज हम 2000 साल से उगा रहे हैं. ह्यूमन बीइंग्स कैबेज कब से उगा रहे हैं? 2000 सालों से. तुमको मालूम नहीं होगा, आज अपने घर पे बताना. ये कैबेज, बंद गोभी, लेट्यूस, केल, कोलराई, ये सब के सब जो है, ब्रोकली, ये सब के सब रिलेटेड है. सब के सब क्या है? रिलेटेड है. तो कैबेज जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स के वजह से, कॉलीफ्लावर स्टेराइल फ्लावर्स के वजह से, केल लार्ज लीव्स के वजह से, कोलराई जो है वो स्वोलन स्टेम के वजह से, और ब्रोकली जो है वो राइप ग्रीन स्टेम फ्लावर्स के वजह से सेलेक्ट करके ह्यूमन बीइंग्स ने इसको आर्टिफिशियली सिलेक्शन की वजह से इवॉल्व किया है. आप लोगों को एक बात बताऊं, कैरेट्स हमने हमेशा ऑरेंज ही देखे हैं. टेक्निकली कैरेट्स बहुत सारे कलर्स के उगते हैं, वाइट, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, बट नेदरलैंड्स के एक राजा थे, उनको ऑरेंज कलर बहुत पसंद था, तो उन्होंने अपने साइंटिस्ट को कहा कि मुझे सारे के सारे कैरेट्स ऑरेंज कलर में ही देखने हैं. इसीलिए बहुत सारे क्रॉस ब्रीडिंग करके कैरेट ज्यादातर ऑरेंज कलर में उगाने लग गए. आज भी नेचुरली कैरेट अलग अलग कलर्स में उगते हैं बहुत जगहों पे. अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा. आर्टिफिशियल सिलेक्शन इससे भी है कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल कैसे बताऊं, बनाना. आपको पता है बनाना में भी टेक्निकली सीड्स होने चाहिए, बट हम आर्टिफिशियली सेलेक्ट करके वो बनाना उगाते हैं जिसके अंदर सीड्स ना हो. तो बहुत सारे अभी फ्रूट्स ऐसे मार्केट में आते हैं जिसमें सीड्स नहीं होते. इसको ये कैसे पॉसिबल है? ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है. नाउ कमिंग टू एम्ब्रियोलॉजी. देखो ये एम्ब्रियो जो है वो सबके सेम ही दिखते हैं, दिख रहा है ना तुमको? लिजर्ड के, टॉर्टोइस के, चिकन के, रैबिट के, ह्यूमन के, ये सब सेम है. बट ये एम्ब्रियो से डेवलप होते होते फीटस जो है वो अलग अलग तरह से डेवलप हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो लिजर्ड, टॉर्टोइस, पिग और ह्यूमन. कोई फर्क है आप में और पिग में? नहीं. लेकिन जब डेवलप हो जाता है चाइल्ड तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है. ये एक ह्यूमन बीइंग है और ये एक पिग है. तो आप सबके सब जो फॉर्मेट हुए थे, कंसीव हुए थे, तो आप में और बाकी के ऑर्गेनिजम्स में कोई फर्क नहीं था. Now coming to evolution should not be equated with progress. अब हम लोगों को लगता है, ह्यूमन बीइंग्स को लगता है कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, और है भी, हम फूड चेन में सबसे ऊपर है. बट इसका मतलब नहीं कि हमसे ज्यादा इवॉल्व कोई नहीं आएगा. और इवोल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि हम ज्यादा सुपीरियर हैं. अब चिंपैंजीज और हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है. हम और चिंपैंजी दोनों ग्रेट एप से आए हैं. बस हम थोड़े से अलग स्पीशीज हैं, चिंपैंजीज थोड़े से अलग स्पीशीज है. ठीक है. नाउ कमिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस. हम लोग होमो सेपियन सेपियंस है. क्या है हम लोग? होमो सेपियन सेपियंस. सबसे पहले हम अफ्रीका में पाए गए. वहां पे हम कुछ लोग वहां रुक गए और कुछ लोग दूसरी जगहों पे गए, और ज्योग्राफिकल चेंजेस और इतने सारे टाइम की वजह से हमारे अंदर बाकी के सारे अलग अलग स्पीशीज आए.
तो हम सबके पहले जो सबसे पुराना पूर्वज जिसको हमने लूसी नाम दिया है, वो एक 3 फीट की चिंपैंजी थी। फिर आया हाइडलबर्ग मैन, जिसको कई हद तक ह्यूमन बीइंग के आसपास कहा गया। फिर आया नेब्रास्का मैन, फिर ये इसके बाद आया पिल्टडाउन मैन और पीकिंग मैन। और ये सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स जो थे ये एक्चुअली चिंपैंजी के थ्रू जो इवॉल्व हुए। ये एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, ये होमो सेपियंस नहीं है गाइस। ये वो लोग हैं जो जिनका कोई अब एविडेंस नहीं बचा। ये पीकिंग मैन कंप्लीटली 5 लाख साल पहले डिसअपियर हो चुके हैं, यानी कि खत्म हो चुके हैं। तो ये चिंपैंजी के थ्रू डेवलप हुए थे, और हम भी जो है ग्रेट एप से डेवलप हुए। तो उसमें नियांडरथल मैन, न्यू गिनिया मैन, क्रोमैनियन मैन और मॉडर्न मैन। तो ये हमारा जो डेवलपमेंट है वो नियांडरथल से हुआ, और पीकिंग मैन का जो डेवलपमेंट है वो लूसी से हुआ, जो कि जिसकी वजह से ये पीकिंग मैन लास्ट 5 लाख साल पहले इनका कुछ एविडेंस मिला था, उसके बाद से इनका कोई भी एविडेंस नहीं है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना काफी है। कुछ चीजें बाकी हैं जो हम लोग टेक्स्ट बुक से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। आपका साइंस 1 का भी एक चैप्टर हो गया था, आई होप आपने उसके एक्सरसाइज किए हैं। अगर नहीं किया है तो इमीडिएटली स्टार्ट करो करने को। अगर नोट्स कोई चाहिए या कोई क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं तुरंत आपको वो आंसर ऑनलाइन दे दूंगा। बट आई वांट यू टू ट्राई फाइंडिंग आंसर्स ऑन योर ओन, स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स, क्योंकि आपके नोट्स मिलने में शायद लेट हो सकता है। तो ये साल अपने को वेस्ट नहीं करना है, इसलिए अपने नोट्स हम खुद बनाना चालू करेंगे। ठीक है।